Hello students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter and today we will be covering your chapter that is sustainable development. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसलिए भी क्योंकि तुम इसको काफ़ी रिलेट करने वाले हो और साथ ही साथ बहुत इजी भी है जिससे तुम्हें चीज़ें मतलब ज़्यादा हेडेक लेके पढ़नी नहीं है। ठीक है, तुम खुद ही इसको अपने वर्ड्स में इनके आंसर्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, तो अगर इसकी पीडीएफ चाहिए रहेगी तो प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और चलो हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ द क्वेश्चन कम कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना, और ज़रूरत ही क्या है। तो देखो ना, बहुत बार तुमने ऐसा देखा होगा कि अगर बिजनेस को कोई रोके ना, मोटिव क्या है, प्रॉफिट ना, तो वो अंधाधुन प्रॉफिट कमाने के लिए ना ऐसी एक्टिविटीज भी करने लग जाता है जिससे सोसाइटी को, जिससे इन्वायरमेंट को, जिससे इवन हमारे कस्टमर्स को भी क्या है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। और इस आंधी में पैसे कमाने की वो इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो ये भी नहीं देखता कि आज तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन अगर वो रिसोर्सेज जिससे पैसा कमा रहे उसको सही से यूज़ नहीं किया तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे आने वाले टाइम पे और फिर तुम्हारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। जैसे लकड़ी, फर्नीचर वाली शॉप को लोगों लकड़ी काटती है और अंधाधुन काटे डाल दी है क्योंकि उसको पैसा चाहिए। बट अगर तुम प्लान नहीं लगाओगे, कुछ सोचोगे नहीं आगे का, फ्यूचर का, और आज के ही बारे में सोच के वो चीज़ें वेस्ट करते जाओगे तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि फ्यूचर में वो चीज़ रहेगी ही नहीं एंड फाइनल क्या, शॉप बंद। तो इसीलिए बिजनेस को कैसा डेवलपमेंट चाहिए, एक ऐसा डेवलपमेंट जो लंबे समय तक सस्टेन करे और इसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है डेवलपमेंट का जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड को पूरा करता है बट जो फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी है उसको बिना कॉम्प्रोमाइज किए, जिससे नीड्स जो हैं वो आज की भी पूरी हो पाए और फ्यूचर जनरेशन की भी पूरी हो पाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया और तुमने इससे रिलेट भी किया होगा कि ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करो, ऐसे चीज़ों को करो कि आज की तो ज़रूरत पूरी हो ही जाए बट फ्यूचर में भी वो रिसोर्स रहे कि फ्यूचर जनरेशन भी उनसे अपना फ़ायदा निकाल पाए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो 1987 में थोड़ा सा एक्चुअल चीज़ है। वर्ल्ड कमीशन ने ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में आर कॉमन फ्यूचर इन इट्स रिपोर्ट जो उसकी थी और कॉमन फ्यूचर, इसमें इसके बारे में जिक्र किया है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड यूज और नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन कोई प्रॉब्लम फेस ना करे। चलो अभी हम आते हैं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि हमें सस्टेन करके डेवलप करना है, लाइक आज का तो भाई फ़ायदा हो ही हो बट फ्यूचर का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्लियर, ओके। नाउ द थिंग इज कि ये इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे सोसाइटी के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये क्यों यूजफुल है, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। पहला पॉइंट है बेटा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ताकि वो कंजर्व हो पाए। अगर ऐसा नहीं होगा, अंधाधुन चीज़ें यूज़ होती जाएंगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली रिसोर्स तो बर्बाद हो जाएगा ना। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचर के दिए हुए रिसोर्सेज हैं, कोल है, वाटर है, ये सारी चीज़ें इनको आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना होगा। इवन सबसे ज़्यादा उन रिसोर्सेज को जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जल्दी रिन्यू नहीं हो सकते, कोल एंड ऑल, अगर इनको वाइसली यूज़ नहीं किया तो आने वाले टाइम पे पेट्रोल, कोल, ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आगे कैसे काम चलेगा। तो इनको कंजर्व करने में ये हमें मदद करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो बैलेंस्ड हो, है ना, बैलेंस्ड हो, अच्छे से हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें, सिस्टमैटिक तरीके से यूज़ करें। एक मिनट, एक इतना ज़्यादा क्यों लिख रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से यूज़ करें जिससे क्या होगा, जिससे वो रिसोर्स ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो वो प्रमोट करता है कि हम रिसोर्सेज को सही से यूज़ करें, एफिशिएंसी के साथ यूज़ करें, कम से कम कॉस्ट में रिसोर्सेज का अच्छा से अच्छा यूटिलाइजेशन करें। साथ ही साथ वो रिसोर्स जो रिसाइकल हो सकते हैं उनको बार बार रिसाइकल करके यूज़ करें, है ना, उनको हम रीयूज़ करें जिससे वो जल्दी से ख़त्म ना हो, बर्बाद ना हो और हमें नया फ्रेश उठाना ना पड़े, हम पुराना वाला ही बार बार यूज़ करते रहेंगे। इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल इस तरीके की प्रैक्टिसेस से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें सिखाता है कि रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो रिसोर्स कंजर्व होंगे, रिसोर्स बचेंगे। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा तो अंधाधुन लोग रिसोर्स बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, उनका रीयूज होगा, रिसाइकल होंगे, एफिशिएंसी के साथ यूजेज होगा, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं किया जाएगा, वहाँ पे हम बर्बादी नहीं करेंगे, जिससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगा। इवन ऐसा भी नहीं कि तुम लकड़ी के लिए सारे पेड़ काटे डाल रहे हो और ऐसा टाइम आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, कुछ है ही नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई जैसे अभी तुम देख भी पा रहे हो। तो ऐसे क्या होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो आने वाले टाइम पे हम भी नहीं रह पाएंगे। तो ये प्रमोट करता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड ही रहे। तो जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज जो ग्रो कर रही है, अर्बनाइजेशन है, जो शहरी कल्चर आ रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तुम देखोगे कि पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हम जैसे जंगलों में हिरणों को जगह नहीं मिलती तो वो क्या है, सड़कों में दौड़ रहे हैं, ये हो रहा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है कि हमें इसको मिनिमाइज करना है, कम करना है हमें। जिससे हम कैसे कम करेंगे, हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी प्रमोट करें, ऐसी टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करती हो। ठीक है, जैसे कि देखो ना, अब हम ये इस तरीके के जो यूटेंसिल्स हैं वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग समथिंग दैट इज हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट। प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि एनिमल उसको खा के, और वो तो होती नहीं है जल्दी डिकम्पोज, तो प्रॉब्लम ही होगी इन्वायरमेंट में, सॉइल खराब होगी, फर्टिलिटी खराब होगी एंड नेचर खराब हो रहा है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस क्यों ना करें जो इन्वायरमेंट को सस्टेन रखे लंबे समय तक। टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ करें जो इको फ्रेंडली हो, पॉल्यूशन ना क्रिएट करे, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमी भी लंबे समय तक ग्रो करती रह जाएगी। तो ऑफ कोर्स यार, अभी सब कुछ काट लो, खा लो, बना लो, आने वाले टाइम पे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं कि तुम बिजनेस कैसे करोगे, इकोनॉमी फिर ठप हो जाएगी। बट अगर सस्टेनेबल तरीके से चलेंगे तो आज भी फायदे में रहेंगे और आने वाले टाइम पे भी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बैलेंस्ड रहेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हमें कॉन्टिन्यूस और स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, ऐसी ग्रोथ जो लंबे समय तक चले और वो स्टेबल रहे। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन मे डैमेज रिसोर्सेज एंड हार्म लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। तुमने शॉर्ट टर्म कोई डिसीजन ले लिया, आज तो प्रॉफिट मिल रहा है भाई, लकड़ी सादी काट डाली, आज तो बेच बेच के कमा रहे हैं, बट फ्यूचर में क्या होगा, फंस जाओगे। आज तो ऐसी मशीन ले आए जो खूब पोल्यूशन करे जा रही है लेकिन खूब बना दे रही है तुम्हारा, और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आप सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि आप पोल्यूशन फैला रहे हैं, सोसाइटी आपको दुत्कारेगी, अल्टीमेटली गवर्नमेंट आप पे पेनल्टीज लगाएगी और आप आउट हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी चीज़ें करो जिससे लंबे समय तक इकोनॉमी में चल पाओ, ठीक है, जिससे तुम्हारी ब्रांड इमेज भी अच्छी रहे और इन्वेस्टर भी तुम पे इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर करता है कि इकोनॉमी की प्रोग्रेस हो जिससे सोसाइटी के सारे सेक्शन को बेनिफिट मिले, ठीक है, सिर्फ लिमिटेड ग्रुप को नहीं। ये प्रमोट करता है कि पॉवर्टी रिडक्शन हो, गरीबी हटे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जेंडर इक्वालिटी हो, मतलब सारे, ऐसा नहीं कि तुम फीमेल्स को दे रहे हो, मेल्स को नौकरी नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं है, और सबको एजुकेशन और हेल्थ केयर में। अब तो सोच रहे यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इन्वायरमेंट कर रहे थे, अभी लोग कहाँ से आगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब है ऐसा डेवलपमेंट बिजनेस का जो लंबे समय तक उसको सस्टेन करने में मदद करे। तो सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके ही तुम नहीं सस्टेन होगे, इकोनॉमी को भी स्टेबल करके तुम सस्टेन कर पाओगे। और तीसरा डायमेंशन क्या है कि सोसाइटी की मदद करके, सोसाइटी को अच्छे अपॉर्चुनिटीज देके, एजुकेशन सपोर्ट करके, इन सबको भी करके आप लंबे समय तक अपना गेम बिजनेस का सस्टेन कर पाओगे। तो ये भी इसका एक डायमीटर है, मतलब ये भी एक पैरामीटर है, इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सिर्फ इन्वायरमेंट से मत जोड़ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ये भी आएगा उसमें, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी प्रोग्रेस है उससे सबको फायदा मिले। हम अगर सस्टेन करें लंबे समय तक तो हम पूरी सोसाइटी का विकास करें, जैसे सोसाइटी हमें ट्रस्ट करे, कस्टमर हमें ट्रस्ट करे, इन्वेस्टर हम पे पैसा लगाएं और हम लंबे समय तक चलते रहें, ठीक है। तो एक ये फायदा है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड फ्यूचर जनरेशन। भाई फ्यूचर जनरेशन की टुवर्ड तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे सीधी बात। आप अगर आज के बारे में सोच लोगे तो फ्यूचर जनरेशन आपसे क्वेश्चन करेगी ना कि आपने हमारे लिए कुछ बचाया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे अब। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को छोड़ो, ठीक है, ताकि वो भी उसका यूटिलाइजेशन करके कुछ क्रिएट कर पाए। तो कोर प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है वो है इंटर जनरेशनल इक्विटी। मतलब प्रेजेंट नीड को तो पूरा करो लेकिन फ्यूचर जनरेशन को क्रिटिसाइज, क्या कह लो, कोई उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कराना। बेसिकली ये इंश्योर करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आज की
जो है वो इरिवर्सिबल डैमेज ना क्रिएट करें, कि भाई कल वाले को इतना हमने हैम्पर कर दिया उन लोग का फ्यूचर कि अब चाह के भी वो रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अभी तक हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं कि ये जो सस्टेनेबिलिटी बिजनेस में है, ठीक है, इससे क्या कहते हैं। तो तुम्हें पता है यार, बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी मतलब बिजनेस ऐसे प्रैक्टिसेस करे जिससे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, जिससे इकोनॉमी स्टेबिलिटी रहे और सोशल डेवलपमेंट हो, क्योंकि 3 पैरामीटर है। अब सस्टेनेबिलिटी करके बिजनेस को क्या फायदा। अभी तक तो देखा नेचर का रिसोर्स बचा रहेगा, है ना, फ्यूचर जनरेशन सेफ रहेगी, ये सब तो समझे, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ समझा, बट बिजनेस को आखिरकार क्या फायदा, क्या उसको भी कोई फायदा मिलने वाला है या नहीं, तो वो देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस रिफर्स टू कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन इन रिस्पॉन्सिबल मैनर, बिजनेस के ऑपरेशन को रिस्पॉन्सिबल मैनर से करना, मतलब आप ये इंश्योर करें कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, ठीक है, आप लंबे समय तक चल पाओ, प्रॉफिट कमा पाओ, साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे और सोसाइटी के टुवर्ड भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ये तीनों डायमेंशन है जिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस करता है। ठीक है, इसका मतलब बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे फोकस ना करे, बट ये भी इंश्योर करे कि एक्टिविटीज जो भी वो कर रहा है उससे सोसाइटी और इन्वायरमेंट हार्म ना हो। अब आएंगे हम कि बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करके क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहला है इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। बिजनेस लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेगा तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म में तो फायदा कमा लेगा, छोटे समय में तो तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। लकड़ी तुमने काट के अभी तो फर्नीचर बेच के पैसा कमा लिया, बट लकड़ी खत्म तो आगे आने वाले फ्यूचर में तो तुम बैठे ही रहोगे। इसीलिए बिजनेस क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, और उसको ये इंश्योर करना है कि उसको वो मेंटेन करे, कंजर्व करे। एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाओ, जिससे फ्यूचर में तुम फिर से चीज़ों को यूज़ कर पाओ, ताकि तुम स्टेबिलिटी ला पाओ। पहला फायदा तो उसको ये होगा कि लंबे समय तक चल पाएगा अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे से काम करेगा। दूसरा फायदा क्या है बेटा, कि कंप्लायंस विद इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। सरकार ना कुछ रूल्स बनाती है इन्वायरमेंट को लेके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से के रिगार्डिंग, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे पेनल्टी लगेगा, फाइन लगेंगे। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो ये सब चीज़ें करती है। तो एक फ़ायदा ये है कि भाई तुम पे कोई फाइन और पेनल्टी नहीं लगेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कार्बन टैक्सेस, एमिशन स्टैंडर्ड, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन लॉ, ये सारी चीज़ें क्या करती है, इंट्रोड्यूस करी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर होगा तो उसको कोई रिस्क और पेनल्टी नहीं देगी। कार्बन टैक्सेस मतलब अगर आप ज़्यादा से एक लिमिट से ज़्यादा कोयला जलाओगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई इतना क्यों ही करना कि तुम्हें इतना टैक्स देना पड़ जाए, है ना। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो करोगे तो दिक्कत में नहीं आओगे। तो अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए भी सस्टेनेबिलिटी बिजनेस के लिए ज़रूरत है। नेक्स्ट इज कॉस्ट एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल सेविंग। अगर आप ऐसे मशीन्स यूज़ करोगे जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, साथ ही साथ एनर्जी एफिशिएंट है, कॉस्ट सेव करेंगी आपकी, तो क्यों ना करो भाई, कॉस्ट सेव करके अपना प्रॉफिट बढ़ाओ और लंबे समय तक चलो अच्छे उसमें। तो अगर तुम एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन करते हो, मतलब ऐसा प्रोडक्शन जो एनर्जी जो है नेचुरल एनर्जीज वगैरह इनको यूज़ कर रहे हो, जैसे सोलर पैनल के थ्रू तुम कुछ बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, या विंड एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, है ना, इस तरीके की एनर्जीज को यूज़ कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो, तो इससे क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा कि कोयला जल रहा है वेस्ट हो रहा हो, और तुम्हारी कम से कम कॉस्ट में चीज़ें भी बनेंगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करिए। तो हो सकता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुम्हें ज़्यादा लगे कि सोलर पैनल लगा दिए यार, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक बार में इतना पैसा जा रहा है, बट आने वाले टाइम पे उसका रिटर्न भी तुम्हें अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, जैसे LED लाइटनिंग करा दी तुमने, ठीक है, ऑटोमेटिक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम लगा दी, जो अपने आप से कोई वर्कर नहीं होगा तो बंद हो जाएंगी लाइटें। तो ये सब में पहले तो ऐसा लगता है, बट बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा और आपकी ये कॉस्ट भी सेव करेगा कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जल रही है तो भाई बिल बन रहा है, अब वो अपने आप बंद हो जाएंगी, LED से कम बिल आएगा। तो जब कॉस्ट सेव कर सकते हो तो बिजनेस को फायदा है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर अवेयरनेस एंड मार्केटिंग एडवांटेज। बहुत सारे जो कंज्यूमर आज के हैं ना, वो ऐसे बिजनेस को प्रेफरेंस देते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है और इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती। तो एज अ कस्टमर हम भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे खरीदते हैं। तो अगर तुम इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें, पैकेजिंग, ये सब चीज़ें अडॉप्ट करोगे तो कस्टमर का रुझान तुम्हारे तरफ आएगा, तुम्हारी सेल्स बढ़ेगी। तो ये भी है, वही चीज़ यहाँ पे तुम्हें मेंशन भी करी गई। नेक्स्ट इज
इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स भी आजकल मॉडर्न है भाई, वो भी ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके सस्टेनेबल तरीके से सोसाइटी का डेवलप करके काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है वही लंबे समय तक चल पाएगी, वरना तो सब बंद ही होने वाली है। तो हम पैसा ऐसे में ही लगाएंगे जो लंबे समय तक चल पाए। तो ये भी उन्हीं कंपनी को प्रेफर करती है जो ESG दैट इज इन्वायरमेंट का ख्याल रखे, सोसाइटी का ख्याल रखे और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, ऐसी ही कंपनी में पैसा लगाना चाहती हैं। तो अगर तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करोगे तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर तुम पे भरोसा करेंगे और तुम्हें पैसा देंगे जिससे तुम बिजनेस ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। क्लाइमेट बदल रहा है, रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, सोसाइटी परेशान है, जिससे क्या है बिजनेस रिस्क होगा। और अगर सस्टेनेबल तरीके से करोगे तो ना क्लाइमेट चेंज होगा, ना ही लोग प्रोटेस्ट करेंगे तुम्हारे अगेंस्ट, और ना ही रिसोर्स खत्म होगी कि फ्यूचर में यूज़ ना कर पाऊँ। तो सस्टेनेबल तरीके से काम करने में आपको ये सब भी फायदे हैं। नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमाइजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना मतलब, मैक्सिमाइजिंग एनर्जी एफिशिएंसी मतलब है कि प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना मैक्सिमम आउट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बनाना विद मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन, कम से कम एनर्जी का कंजम्पशन के साथ। पहले हो सकता था तुम एक मशीन से 500 यूनिट बना रहे थे, अब तुम एक ऐसी मशीन ले आए हो जो बिजली भी कम खाती है उसके मुकाबले, और उसके मुकाबले वो 1000 यूनिट बना के देती है। तो इसका मतलब वो मशीन क्या है, एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, वो भी कम से कम एनर्जी में, ठीक है, कम से कम कॉस्ट में। तो उसे ही बोलते हैं मैक्सिमाइजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। तो आपको इस फोकस करना है कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी करे और कम से कम एनर्जी भी कंज्यूम करे। मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमाइजिंग एनर्जी कंजम्पशन। इट रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, भाई एनर्जी कम लगेगी तो कॉस्ट भी कम आएगी। कार्बन एमिशन सिमिल्टेंसी, और साथ ही साथ ऐसी मशीन यूज़ करनी है तुम्हें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ये भी याद रखो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली यूज़ करनी है, जिससे क्या होगा, कोयला नहीं जलाना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एनर्जी वेस्टेज इंक्रीज कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर एनर्जी वेस्ट होगी तो ऑफकोर्स कॉस्ट भी बढ़ेगी और इन्वायरमेंट भी साथ साथ बर्बाद होगा। बिजनेस अडॉप्ट एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। और जो बिजनेस एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें मशीन यूज़ कर रही है उससे क्या हो रहा है, एनर्जी का अच्छा यूज़ हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट कम आ रहा है। जैसे कि मान लो कोई एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी लगा दी जो एनर्जी एफिशिएंट है, कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, एनवायरनमेंट भी सेफ है। साथ ही साथ जैसे एलईडी लगा दी, स्मार्ट सेंसर लगा दिए, कम से कम एनर्जी भी कंज्यूम करी और ज़्यादा से ज़्यादा बना के भी मतलब आउटपुट भी दे रही है, रिजल्ट दे रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ऐसे सोर्सेज यूज़ करें जो रिन्यू हो जाए, लाइक सोलर पैनल, विंड एनर्जी, और इनसे तुम चीज़ें चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, कम से कम एनर्जी लग रही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट है। तो इसे ही बोलते हैं मैक्सिमाइजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, और बहुत सारे लोग आज इसी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग एनर्जी एफिशिएंसी के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसे तुम मान लो कोई नॉर्मल लाइट्स यूज़ कर रहे थे, उससे तुम्हारे खर्चे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, अब तुम एलईडी में स्विच करके कॉस्ट कम हो गई। सेंसर है जो सेंसर डिटेक्ट कर लेते, कोई नहीं है, लाइट बंद हो जाती है, तो वहाँ पे भी तुम्हारी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो गई। तो ये एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें तुम्हें कॉस्ट कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज नहीं होगा। तुम ऐसी मशीन यूज़ कर रहे हो जो रिन्यूएबल सोर्स है, जैसे कि विंड एनर्जी के थ्रू प्रोडक्शन कर रही है, तो कार्बन का यूज़ या फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं हो रहा वहाँ पे, तो वो चीज़ जब रिलीज ही नहीं होंगी तो ऑफकोर्स ग्रीन हाउस गैस का कोई एमिशन नहीं होगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और ऐसी एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें ना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं आपका पहले के मुकाबले। नेक्स्ट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट रिफर्स टू द बिजनेस इनिशिएटिव दैट इम्प्रूव द इकोनॉमिक सोशल कंडीशन ऑफ द कम्युनिटीज। अब हमारे ना एक डायमेंशन जो बताया ना मैंने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करते हैं, वही चीज़ बोला है कि हमें सोशल डेवलपमेंट करना है, कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। जहाँ भी कम्युनिटी है उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना है। जहाँ पे बिजनेस है, मान लो बिजनेस यहाँ पे है, उसके आसपास की जो कम्युनिटी है उसकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस क्या करेगा, काम करेगा, उनको डेवलप करेगा। बिजनेस जो है सोसाइटी से लेबर लेता है, रिसोर्स लेता है, मार्केट लेता है, इसीलिए उसको बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करे ताकि लॉन्ग टर्म तक वो वहाँ पे काम कर पाए।
कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएट करते हैं ऑफन फॉल अंडर CSR एक्टिविटीज। कम्युनिटी डेवलप जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंपनी की सोसाइटी के टूवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के अंदर ही कम्युनिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। क्या क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए करेगी बिजनेस? एम्प्लॉयमेंट देगी लोगों को, स्किल सिखाएगी। कोई मान लो ऐसा कैंप लगा दिए जहाँ पे लोगों को स्किल सिखाई जा रही है और जो सीख गया उसको अपने यहाँ जॉब दे देगी। ठीक है, हेल्थ केयर, सैनिटेशन सपोर्ट फैसिलिटीज़ देना, जिससे क्या होगा, कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो पाएगा, विकास हो पाएगा और उससे बिजनेस को भी फायदे हैं। ठीक है, क्या क्या फायदे हैं? पहला, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रिलेशन, उसका अपने कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप मजबूत होगा, जिससे लोग उसके यहाँ काम करना चाहेंगे, प्लस कस्टमर्स के यहाँ से सामान खरीदना चाहेंगे, तो ये चीज़ निकल के आएगी। इम्प्रूव ब्रांड इमेज, ऐसी बिजनेस जो सोसाइटी के बारे में सोचती हैं, ऑफकोर्स लोग उसको अच्छी नज़रों से देखते हैं। सोशल स्टेबिलिटी, सोसाइटी में उसकी स्टेबिलिटी रह पाएगी, लंबे समय तक सस्टेन करेगा और जो भी लोग काम करने आएंगे वो उसके टूवर्ड लॉयल रहेंगे कि ये बिजनेस हमारे बारे में सोचता है तो हम भी इनके लिए अच्छा से काम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है तुम्हारा टॉपिक, दैट इज डीकार्बनाइजेशन। डीकार्बनाइजेशन क्या है? डीकार्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज है उसको रिड्यूस करते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू। जैसे तुम्हें पता है कि बिजनेस क्या करती है, कोयला का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रही होती है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब पढ़ा होगा ना साइंस में, ये सब देखने को मिलता है। तो अगर हम डीकार्बनाइजेशन करते हैं, मतलब हम ना ही उनको यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो गैस उतनी रिलीज ही ना हो हार्मफुल लेवल पे, तो इन्वायरमेंट क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यही बोला गया है यहाँ पे, सिंस कार्बन एमिशन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू क्लाइमेट चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो क्लाइमेट चेंजेस होते ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, जिसकी वजह से बिजनेस क्या कर रही है, एक ऐसी स्ट्रैटेजीज आप अपना रही है जिससे वो कार्बन एमिशन कम कर पाए। ठीक है, डीकार्बनाइजेशन मतलब आप शिफ्ट करिए फॉसिल फ्यूल से उन एनर्जी पे जो रेन्यूएबल हो, जो आपका रिन्यू हो सके समय के साथ, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आप इनको अडॉप्ट करिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर पाएंगे और ये क्लीनर है, मतलब ये ऐसे गैसेस नहीं रिलीज करती जो हार्मफुल हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कंपनी आजकल क्या है, इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन यूज़ कर रही है, ईवी वैन्स यूज़ कर रही है, अब पेट्रोल फॉसिल फ्यूल जल नहीं रहा है तो गैसेस रिलीज नहीं हो रही हैं। तो ऐसी प्रैक्टिसेज अडॉप्ट करना जिससे तुम फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ है, कार्बन गैसेस का जो एमिशन है वो कम कर पाओ, इसे बोलते हैं डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इससे क्या होगा, कम होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा और सरकारी भी कानून है कि आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना, वो भी फुलफिल कर लोगे। और ग्लोबल मार्केट में भी आपने देखा होगा कि ऐसी कंपनीज पे लोग ग्लोबल मार्केट में भी आपको ट्रस्ट करेंगे, है ना। ये नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत छोटा टॉपिक है। CSR मतलब बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी सोसाइटी के टूवर्ड। तो मतलब क्या है, एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें कंपनी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी सोसाइटी के टूवर्ड है वो समझनी पड़ेगी। सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, आपको सोसाइटी के लिए भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है बिजनेस की कि वो एथिकली काम करें और सोसाइटी के डेवलपमेंट में सपोर्ट करें। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करें और सोसाइटी को जितने भी बेनिफिट्स दे सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। जो CSR का सेंटर आइडिया है ना, वो है कि आपको प्रॉफिट तो कमाना है बिजनेस, बट अपनी जिम्मेदारियों के साथ सोसाइटी को सर्व करते हुए। प्रॉफिट आप जब भी अर्न करें, आप ये इंश्योर करें कि आप सोसाइटी को ना हार्म करें, इन्वायरमेंट को ना हार्म करें। ठीक है, आप एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड। और CSR के लिए ये लीगल कंप्लाइंसेस है, मतलब कुछ कंपनीज जिनका टर्नओवर एक लिमिट होती है उसके साथ एक्सीड करता है तो उनको CSR का परसेंटेज है वो देना ही पड़ेगा, मतलब अपने टर्नओवर का जो भी परसेंटेज है वो देना ही पड़ेगा सोसाइटी के टुवर्ड। अब आप कुछ भी कराइए, नहीं कराते हैं तो पेनल्टीज लगती है, फाइन्स लगते हैं। तो कंपल्सन भी किया गया है CSR को कि हर बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही निभानी पड़ेंगी। तो ये था तुम्हारा चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और काफ़ी कुछ टॉपिक्स हैं जो तुम्हें गो थ्रू करने हैं ताकि तुम इसको अच्छे से कवर कर पाओ। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।